से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो कि पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हु रोट द बुक पॉलिटिक्स ऑफ चरखा? अशोक मेहता, जेसी कृपलानी, जेबी कृपलानी या फिर केजी मशरूवाला? क्या होगा? पॉलिटिक्स ऑफ चरखा यह जो है देखो किसके द्वारा लिखी गई है? चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। तो पॉलिटिक्स ऑफ चरखा जो है यह देखो लिखी गई थी जेबी कृपलानी के द्वारा। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी जेबी कृपलानी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है आपको कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है। अनदर नेम फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज गैलिक एसिड, पिक्रिक एसिड, म्यूरिएटिक एसिड या फिर क्लोरिक एसिड, क्लोरिक अम्ल। क्या होगा? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे कि इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही सबको कीजिएगा और बताइएगा कि इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा। तो देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो एक अन्य नाम है वो है देखो म्यूरिएटिक एसिड। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी म्यूरिएटिक अम्ल, म्यूरिएटिक एसिड। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन मिला हुआ है आपको यहाँ पे कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। वेयर इज विटामिन ए स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी? क्या होगा? यकृत में, त्वचा में, फुसफुस में या फिर अगला है देखो डी नन ऑफ दिस। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही सबको यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करेंगे। जल्दी से करिएगा और सबको ही बताइएगा। चलो जल्दी से करो और बताओ यहाँ पे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो देखो यहाँ पर मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पे भंडारित होता है? तो यह देखो होता है यकृत में, यह भंडारित होती है लीवर में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया गया है, यह क्वेश्चन है यहाँ पे कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? यहाँ पर दिया हुआ है देखो कि विच गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी? किस गैस का प्रयोग करते हैं वेजिटेबल घी को बनाने में? किसका प्रयोग होता है? नाइट्रोजन का या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर हाइड्रोजन का या फिर नियॉन का? वनस्पति घी के निर्माण में जो है देखो निम्न में से किसका जो है प्रयोग किया जाता है? जल्दी से करेंगे और सबको करेंगे और बताएंगे कि वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो वनस्पति घी के निर्माण में जो है देखो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी हाइड्रोजन। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है यहाँ पे। यह सवाल है कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है। द नोबल गैस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन या फिर रेडॉन? कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? कैंसर के उपचार के लिए जो है देखो यहाँ पर कौन सी प्रयुक्त गैस है? जल्दी से करना और बताना यहाँ पे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो कैंसर के उपचार के लिए जो प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है वह गैस होती है देखो रेडॉन। किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेडॉन का प्रयोग किया जाता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। याद रखिएगा रेडॉन होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है कि किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? अंडर विच एम्परर डिड द मुगल आर्मी हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदू जनरल्स? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब? किस मुगल बादशाह के अंतर्गत जो है मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से करना और सबको बताना कि यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या होगा। तो जिस मुगल बादशाह के अंतर्गत सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे वह मुगल बादशाह था देखो औरंगजेब। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन डी औरंगजेब। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन यहाँ पे मिला हुआ है देखो आपको कि बीसीजी वैक्सीन का प्रयोग किस रोग से बचाव के लिए किया जाता है? बीसीजी वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज। तपेदिक या फिर टिटनस या फिर डिप्थेरिया या फिर काली खांसी? आया हुआ सवाल इंडियन आर्मी का 2021 वालों का देखो जीडी में आ रखा है। जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे कि इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कीजिएगा और सबको बताइएगा। तो बीसीजी वैक्सीन का प्रयोग किस रोग के से बचाव के लिए किया जाता है? तो वह रोग है देखो तपेदिक, वह रोग है टर्बोकुलोसिस। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको मिला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलियो के लिए टीका किसने प्रदान किया था? हु प्रोवाइडेड द वैक्सीन फॉर पोलियो? मैरी क्यूरी, अल्फ्रेड नोबेल, जोनास एडवर्ड साल्क या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो यहाँ पे पोलियो के लिए टीका बनाया गया? पोलियो के लिए टीका जो है निम्न में से किसने दिया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो पोलियो के लिए जो टीका है
यह देखो दिया गया है जोनास एडवर्ड सार्क के द्वारा। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी जोनास एडवर्ड सार्क, ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज रिटन द बुक गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन? जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, अब्दुल कलाम आजाद ने, या फिर सरोजनी नायडू ने? निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से करना और सबको बताना है कि गिल्टी मैन ऑफ इंडिया यह जो है किसके द्वारा लिखा गया? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन किसने लिखा है? तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन नामक पुस्तक जो है यह देखो लिखा गया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। चलिए अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया आपको क्या क्वेश्चन है कि एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन अ कार बैटरी इज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, या फिर आसुत जल। क्या होगा? एक कार बैटरी में जो है देखो यहाँ पे प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन सा होता है? तो एक कार बैटरी में जिस विद्युत अपघट्य का प्रयोग किया जाता है वह विद्युत अपघट्य है देखो सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है आपको, देखो बी हो गया राइट आंसर। अगला सवाल यहाँ पे है कि चाबहार पोर्ट में विकसित किया गया है। चाबहार पोर्ट हैज बीन डेवलप्ड इन थाईलैंड में, ईरान में, इराक में, या फिर श्रीलंका में? निम्न में से कहां पर जो है देखो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कीजिएगा और सबको बताइएगा कि चाबहार पोर्ट कहां पे विकसित किया गया है। तो जो चाबहार पोर्ट है किस देश में विकसित किया गया है? तो यह देखो विकसित किया गया है ईरान में। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी ईरान, यह जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो है, यह दिया गया है कि चिकनगुनिया रोग किसके द्वारा संचरित होता है? चिकनगुनिया डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय घरेलू मक्खी, एडिज मच्छर, कॉकरोच, या फिर मादा एनाफिलीज। क्या होगा? जो चिकनगुनिया रोग है यह निम्न में से किसके द्वारा संचरित होता है? तो जो चिकनगुनिया रोग है यह देखो एडिज मच्छरों के द्वारा संचरित होता है, यह जो है एडिज मॉस्किटो के द्वारा संचरित होता है। हो गया सभी का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है देखो कि फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? व्हाट इज अ फेदोमीटर यूज्ड टू मेजर भूकंप, वर्षा, समुद्र की गहराई, या फिर ध्वनि तीव्रता? क्या होगा? फेदोमीटर का प्रयोग जो है निम्न में से किसके मापन में करते हैं? फेदोमीटर का प्रयोग जो है यहाँ पे देखो निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो फेदोमीटर का जो उपयोग है यह देखो होता है समुद्र की गहराई को मापने के लिए। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी समुद्र की गहराई। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है आपको। देखो यहाँ पे यह सवाल है, अगला क्वेश्चन है देखो कि विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट टू बी अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल? क्या होगा? 21 साल, 25 साल, 30 साल, या फिर 35 साल? विधान परिषद का सदस्य होने के लिए जो है कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे यहाँ पे कि इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से सबको करो और यहाँ पे बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो विधान परिषद का जो सदस्य होने के लिए कम से कम कितना आयु चाहिए? तो वो होना चाहिए देखो 30 वर्ष का। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी 30 वर्ष। चलो अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है आपको। यहाँ पे क्या सवाल है देखो आपका कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या पर, द्रव्यमान संख्या पर, या फिर परमाणु भार पर? क्या होगा राइट आंसर? चलो जल्दी से करना और यहाँ पे बताओगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से करो और बताओगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से करना है और सभी को बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो किसी भी तत्व के जो रासायनिक गुण है यह देखो निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी। लगभग का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। कुछ क्या गलत भी गया है? बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन मिला हुआ है आपको। देखो यहाँ पे यह सवाल है देखो कि ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती? इन विच मीडियम कैन साउंड वेव्स नॉट ट्रेवल? ठोस माध्यम, द्रव माध्यम, गैसीय माध्यम, या फिर निर्वात में? जो ध्वनि तरंगे हैं यह निम्न में से किस माध्यम में नहीं चल सकती है? चलिए जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
ध्वनि तरंगे जो है यहाँ पे देखो निम्न में से किस माध्यम में नहीं चल सकती, तो यह देखो नहीं चल सकती है निर्वात में। क्या होगा आंसर, तो ऑप्शन डी निर्वात। डी वालों का आंसर बिल्कुल सही और सभी का आंसर सही आया है, बहुत ही बढ़िया। इसी प्रकार से करते रहोगे। चलो अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है, क्या क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की। Who among the following presides over Karachi session of the Indian National Congress AD? किसने किया था, कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1931 में हुआ था। पूछा जाएगा कि कराची अधिवेशन कब हुआ है, तो कराची अधिवेशन याद रखोगे 1931 में हुआ है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जे.एम. सेनगुप्त ने किया था, एस.सी. बोस ने किया था, या फिर वल्लभ भाई पटेल ने किया था। निम्न में से किसके द्वारा किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता, तो यह देखो की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो मिला हुआ है कि लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सक्रियता रोग होने का कारण है। आयरन डिफिशियंसी डिजीज इज द रीजन फॉर द वर्कर्स वर्किंग एन आयरन माइन। क्या होता है, सीसा, मरकरी, कैडमियम या फिर सिलिका। निम्न में से किसकी वजह से जो है देखो यह रोग होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से करेंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से यहाँ पर बताना है सबको और करना है इसका राइट आंसर क्या है। तो देखो लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सक्रियता रोग का जो कारण है ना वह क्या है, तो वो है देखो यहाँ पे आपका सिलिका। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन डी सिलिका, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि भारतीय संविधान की प्रारूप की भारतीय संविधान सभा की प्रारूप जिसे कि मसविदा समिति भी बोलते हैं के अध्यक्ष थे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। किसके कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन। क्या होगा, जो भारतीय संविधान सभा है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसका राइट आंसर क्या है। तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे, तो वो थे देखो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। बिल्कुल सही, सभी का आंसर है। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल, अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है कि भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है। इन हाउ मेनी जोन्स इज द इंडियन रेलवेज डिवाइडेड। 9, 16, 17 या फिर 18। जो भारतीय रेलवे है यह निम्न में से कितने जोन में आधारित है। जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे जो भारतीय जो रेलवे है वह कितने जोन में विभाजित है। तो जो भारतीय रेलवे है यह देखो कुल 18 जोनों में विभाजित है। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन डी 18। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। हुज फेमस बुक इज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। लाला लाजपत राय की, बाल गंगाधर तिलक जी की, दादा भाई नेहरू की या फिर सत्येंद्र नाथ टैगोर की। निम्न में से देखो जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इन इंडिया है यह किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यह जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह जो पुस्तक है यह देखो लिखा गया है दादा भाई नेहरूजी जी के द्वारा। क्या होता है आंसर, तो ऑप्शन सी दादा भाई नेहरूजी। हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखो मिला हुआ है, यह क्वेश्चन है देखो कि मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द क्रॉप सोन एट द बिगिनिंग ऑफ मॉनसून कॉल्ड। रबी फसल, नकदी फसल, खरीफ फसल या फिर डी में है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से करना है और सबको बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो देखो मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली जो फसल है उसको खरीफ फसल बोलते हैं। इसको जो है कैश क्रॉप के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है, क्या क्वेश्चन है कि IR20 किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। IR20 इज ए हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ व्हाट। कपास का, चावल का, गेहूं का या फिर गन्ना का। जो IR20 है यह किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से करना और सबको को जो है यहाँ पर बतानी है। चलिए जल्दी से करेंगे और सबको को यहाँ पर करनी है। तो देखो IR20 किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है, तो यह देखो किस्म है चावल की अधिक पैदावार देने वाली। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी चावल। हो गया सभी का। चलो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है कि निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है।
ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स ब्लड कम्स फ्रॉम द गम्स एंड टीथ स्टार्ट्स मूविंग। क्या होगा राइट आंसर? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण जो है देखो मसूड़ों से रक्त आने लगता है और जो है दांत हिलने लगता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो देखो जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का वो है देखो विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण जो है देखो विटामिन सी की कमी के कारण जो है मसूड़ों से रक्त आने लगता है और दांत जो है हिलने लगता है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह सवाल है कि किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? इन विच ईयर विवेकानंद पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स? 1893 में, 1895 में, 1897 में या फिर 1899 में? निम्न में से किस वर्ष जो है यहाँ पर देखो आपका जल्दी से कराएंगे और बताएंगे, किसी लोग करेंगे और बताएंगे कि किस वर्ष जो है विवेकानंद जी ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? तो सभी का आंसर बिल्कुल सही है। कब लिया था? तो 1893 में लिया था। बहुत ही अच्छा। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे ए होगा। ठीक है, अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है कि भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लगून इन इंडिया? वेम्बानाद, चिल्का, पुलिकट या फिर कोलेरू? भारत में विशालतम लैगून झील कौन सा है? तो भारत में जो विशालतम लैगून झील है यह है देखो आपका चिल्का झील। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी, चिल्का झील। हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह सवाल है कि फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? इन हुज एटमॉस्फेयर द मैग्नीशियम कॉइल इज कीप्ड इन फ्लैश बल्ब्स? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन या फिर नाइट्रोजन? जो फ्लैश बल्ब होते हैं, फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में जो है मैग्नीशियम के तार को रखा जाता है? तो फ्लैश बल्बों में देखो नाइट्रोजन के वायुमंडल में जो है मैग्नीशियम के तार को रखा जाता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे, यह क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो क्या सवाल है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया? गोंड, इरूला, पनियान या फिर राजी? क्या होगा राइट आंसर? भारत की सबसे बड़ी जनजाति निम्न में से कौन सी है? तो देखो ऐसे तो पहले नंबर पे भील होती है। ठीक है, पहला नंबर पे भील होता है, सेकंड नंबर पर जो है देखो आपका गोंड होता है, लेकिन यहाँ पर गोंड ऑप्शन में, भील जो है ऑप्शन में नहीं है। इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा देखो गोंड। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया कि वायु में ध्वनि का वेग है लगभग, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली 330 मीटर प्रति सेकंड, 220 मीटर प्रति सेकंड, 110 मीटर प्रति सेकंड या फिर 232 मीटर प्रति सेकंड? जीडी वालों का क्वेश्चन है देखो 2021 का पेपर का। बिल्कुल सही करोगे और बताओगे कि वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो वायु में ध्वनि का जो वेग है देखो यहाँ पे लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे? यह सवाल दिया हुआ है देखो कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, द स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है यहाँ पे? द स्पीड ऑफ लाइट विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है या फिर सहसा गिर जाती है? माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ जो है प्रकाश की गति के साथ क्या होता है? तो देखो माध्यम के तापमान में जैसी वृद्धि करेंगे ना तो उसके साथ जो प्रकाश की गति है वह देखो वैसी ही रहती है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? What are the tissues made of in the body? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन? शरीर में जो ऊतकों का निर्माण है यह किसकी वजह से होता है? शरीर में जो ऊतकों का निर्माण है यह किसके कारण होता है? तो शरीर में जो ऊतकों का निर्माण है यह देखो होता है किसकी वजह से? तो यह होता है प्रोटीन की वजह से। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए, प्रोटीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है देखो, यह सवाल दिया गया है कि निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? Which of the following vitamin is water soluble? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई? निम्न में से कौन सा विटामिन है जो कि पानी में घुलनशील है? पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे यहाँ पे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
चलिए जल्दी से करेंगे और सभी को जो है यहाँ पर बतानी है। तो निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो वह देखो विटामिन बी, और इसके साथ साथ याद रखिएगा विटामिन सी भी जो है पानी में घुलनशील है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज द नेटिव प्लेस ऑफ टोडा ट्राइब? जैनसार पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां या फिर जयंतिया पहाड़ियां? क्या होगा? निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कि टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? तो टोडा जनजाति का जो मूल निवास क्षेत्र है वो है देखो नीलगिरी की पहाड़ियां। सभी का आंसर सही आया है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही करते रहना, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत ही अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल, अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया कि निसी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? वेयर इज द निसी ट्राइब मेनली फाउंड? अंडमान और निकोबार में, अरुणाचल प्रदेश में, नीलगिरी केरल में या फिर कश्मीर घाटी में? निम्न में से कहां पर जो है देखो निसी जनजाति पाई जाती है? जो निसी जनजाति है यह मुख्य रूप से कहां पे निवास करती है? तो जो निसी जनजाति है यह देखो मुख्य रूप से पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है कि बिमला नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बिमला डांस इज परफॉर्म्ड बाय विच ट्राइब? बैगा, उरांव, माडिया या फिर कमार? जो बिमला नृत्य है यह किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? जो बिमला नृत्य है यह कौन सी जनजाति करती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से करोगे और सभी लोग बताओगे। यहाँ पे बिमला नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो जो बिमला नृत्य है यह देखो किया जाता है बैगा जनजाति के द्वारा। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए बैगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है कि विश्व में संश्लेषित या फिर सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिंथेटिक और सिंथेटिक रबर इन द वर्ल्ड इज थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर यहाँ पर देखो आपका लिखा हुआ है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या होगा राइट आंसर? संश्लेषित या फिर सिंथेटिक रबर जो है इसका उत्पादक देश सबसे बड़ा कौन सा है? तो जिनका भी एग्जाम 15 जनवरी को होने वाला है, अगर अभी तक भी हमारी ई बुक को बाय नहीं किए हो तो जल्दी से सभी लोग खरीद लेंगे। जो हमारी आर्मी की देखो नई ई बुक है वो आर्मी जनरल ड्यूटी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, क्लर्क सभी के लिए है। इसमें आपका 10 मॉडल पेपर ईजी लेवल का है, 10 मॉडल पेपर टफ लेवल का दिया हुआ है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है। ये आपको मिल रहा है मात्र 85 रुपये में। जिनको भी खास करके देखो मैथ और रीजनिंग में दिक्कत होगा वो इस किताब को जल्दी से बाई कर लेंगे। ये 85 रुपये वाला। अभी आपका जो 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था इसमें 20 में से 20 सवाल इसी किताब से देखने को मिला था। फुल सॉल्यूशन के साथ है हिंदी इंग्लिश में। तो सभी लोग इस ई बुक को बाई कर लेना। ये मिल रहा है आपको खरीदने के लिए क्या करना है कि जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। और फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे सेंड कर देना है व्हाट्सएप पे। एक और देखो ई बुक है। इस ई बुक से अभी जो आपका 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, इस ई बुक से जो है देखो अभी आपका जो एग्जाम लिया गया था 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर का एग्जाम में और आपका 13 नवंबर का एग्जाम में, इस वाला ई बुक से 30 में से 28 सवाल आया था जीके जीएस का। तो ये ई बुक देखो, यह जो ई बुक है ये आपके लिए है जीडी का। ये ई बुक जीडी का है। इसके साथ साथ वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क सभी का है। इसमें आपका 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन दिया हुआ है। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है और ये मिल रहा है आपको मात्र 90 रुपये में। तो ये दोनों ई बुक आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। खरीदने के लिए इसको भी यही करना है कि इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर सेंड करना है। तो जितने भी लोग जो हो अभी एग्जाम देने वाले हो 15 जनवरी को, वो लोग इन दोनों ई बुक को जरूर बाई करोगे क्योंकि इससे आपका 15 जनवरी का पेपर आराम से निकल जाएगा। और अभी जो है 13 नवंबर को देखो, अभी केवल 13 नवंबर की ही अगर बात करें तो अभी जो है आपकी 13 नवंबर को जो है बच्चों को इस ई बुक से 50 में से 48 सवाल देखने को मिला था इन दोनों ई बुक में से। तो सभी लोग इन दोनों ई बुक को जरूर बाई कर लेंगे। एक ई बुक है 90 रुपये का, एक ही बुक है 50 रुपये का। 90 और 85 देखोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपया। लेकिन अगर साथ में करोगे तो दोनों ई बुक आपको मात्र 150 रुपये में मिल जाएगा। केवल 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं। आपके 25 रुपये कम लगेंगे। तो खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है और पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है व्हाट्सएप पर। फिर जो ये ई बुक है ये PDF फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाए। तो इसका जो उत्पादन है या देखो, सबसे पहले तो एक चीज याद रखोगे, अगर आपसे पूछेगा नेचुरल रबर, अगर आपसे पूछेगा प्राकृतिक रबर तो भी आंसर करोगे थाईलैंड। ठीक है, प्राकृतिक रबर पूछेगा, नेचुरल रबर तो थाईलैंड होगा। इसी में सब कोई कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर संश्लेषित या फिर सिंथेटिक पूछेगा तो फिर आंसर करना है सबको देखो USA,
संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। संश्लेषित या फिर सिंथेटिक में यूएसए और प्राकृतिक में थाईलैंड, सबको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है आपको यहाँ पे कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस्ड? 1 अप्रैल 1942 में, 6 अप्रैल 1948 में, 30 अप्रैल 1956 में या फिर 1 जनवरी 1951 में? भारत में जो प्रथम औद्योगिक नीति है इसकी घोषणा कब की गई थी? तो भारत में जो प्रथम औद्योगिक नीति है इसकी घोषणा हुई है देखो 6 अप्रैल 1948 में। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1948 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे देखो, यह आपको दिया गया है, क्या सवाल किया गया है यहाँ पे देखो आपसे, यह सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड? 1945 में, या फिर यहां पर देखो दिया हुआ है 1947 में, 1948 में या फिर 1949 में? क्या हो जाएगा यहाँ पे? जल्दी से कीजिएगा और सबको बताइएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था। जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका जो राष्ट्रीयकरण है यह देखो हुआ है 1949 में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी 1949, ठीक है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया कि एक तार की लंबाई L मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L मीटर कर दी जाती है। अब तार का प्रतिरोध हो जाएगा द लेंथ ऑफ अ वायर इज L मीटर, by pulling the wire its length is made 2L मीटर, now the resistance of the wire will be? पहले का 2 गुना, पहले का 4 गुना, पहले का 1/4 या फिर अपरिवर्तित रहेगा। पूछा हुआ सवाल है, इंडियन आर्मी का टेक्निकल का देखो 2020 का पेपर में आया था। जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। तो देखो एक तार की जो लंबाई है वो यदि L मीटर, उसको खींचकर 2L किया जा रहा है ना, तो इसका मतलब कि तार का लंबाई 2 गुना हो गया। तो आप सबको मैंने पढ़ा रखा है कि यदि किसी भी तार के लंबाई को 2 गुने कर दिया जाए तो उसका जो प्रतिरोध है वो भी देखो पहले का 2 गुना हो जाएगा। मतलब राइट आंसर क्या हो गया? तो डबल ऑफ अर्लियर, पहले का 2 गुना हो गया सबका। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे यह है देखो कि निम्न में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट? लोहा, निकेल, कोबाल्ट या फिर एल्यूमिनियम? निम्न में से कौन सा धातु है जो कि चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होने वाला धातु कौन सा है? तो वो है देखो एल्यूमिनियम। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ऐसे ही करते रहिएगा, सभी बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत ही अच्छे। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह सवाल है आपका यहाँ पे, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन यहाँ पे देखो आपको मिला हुआ है कि लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। When red glass is heated to a high temperature, it will appear red, green, blue या फिर येलो? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से करना और सबको बताना। यदि आपने अभी तक भी क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया तो जल्दी सबको लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। उसके साथ साथ सभी लोग क्लास को सेशन को शेयर जरूर कर देंगे। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना। तो देखो यदि लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म किया जाता है ना, तो गर्म करने के बाद जो है वह हरा दिखाई देगा, वह जो है ग्रीन दिखाई देगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया गया है, यह सवाल है कि किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज पेनिनसुलर कॉन्टिनेंट? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका? किस महाद्वीप को जो है देखो प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप के साथ जो है देखो प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो वह महाद्वीप है देखो आपका कौन सा? तो वह महाद्वीप हो जाता है देखो आपका यूरोप। क्या हो गया आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखो ऑप्शन बी यूरोप, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पर आपको देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? वेयर इज द कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, गुजरात में या फिर राजस्थान में? जो कैगा परमाणु संयंत्र है यह कहाँ पे स्थित है? जो कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र है यह कहाँ पे है? तो जो कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र है यह देखो आपका स्थित है कर्नाटका में, यह आपका स्थित है कर्नाटक में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए हो गया सभी का। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है कि क्रेडिट कार्ड के नाम से जाने जाते हैं। क्रेडिट कार्ड आर नोन एज हार्ड मनी, इजी मनी, सॉफ्ट मनी या फिर प्लास्टिक मनी? जो क्रेडिट कार्ड है उसको किस नाम से जाना जाता है? जो क्रेडिट कार्ड है उसको हम लोग निम्न में से किस नाम के रूप में जानते हैं? तो जो क्रेडिट कार्ड है उसको देखो प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन डी प्लास्टिक मनी, ठीक है।
चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, या फिर डी में है नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता के साथ क्या होता है? तो ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें देखो तत्व की संयोजकता जो है वह देखो बढ़ जाती है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है आपका कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है? द बॉर्डर ऑफ विच इंडियन स्टेट टचेस द बॉर्डर ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स? मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? किस भारतीय राज्य की जो सीमा है यह देखो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है? तो वह भारतीय राज्य जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है वह भारतीय राज्य है देखो आपका उत्तर प्रदेश। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी, यूपी, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है कि सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है। वेयर इज द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड? पोरबंदर में, जामनगर में, अहमदाबाद में या फिर सूरत में? सबसे बड़ा जो तेल शोधक कारखाना है यह कहाँ पे पाया जाता है? सबसे बड़ा जो है यहाँ पे देखो आपका इसको बतानी है कि सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है कौन सा है? तेल शोधक कारखाना जो है जामनगर में स्थित है। ठीक है, हो गया यहाँ पे जामनगर कहाँ पे है? तो यह देखो याद रखेंगे जामनगर जो है गुजरात में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। पूछा गया था इस बार देखो कि जामनगर सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो कि जामनगर में है वह किस राज्य में है? तो जामनगर किस राज्य में है? तो याद रखेंगे गुजरात में। इसी क्वेश्चन को उल्टा भी करके पूछती है इंडियन आर्मी, तो ध्यान में रखना है। चलो अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो दिया गया है कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या फिर टेबल टेनिस? क्या होगा? जो नेहरू ट्रॉफी है यह किस खेल से संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो ये क्वेश्चन देखो आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा। इसका आंसर जो आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है और बताना है कि इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या है। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है कि व्यास सम्मान के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। व्यास सम्मान इज गिवन फॉर द एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ फिल्म, साहित्य, नृत्य या फिर संगीत? जो व्यास सम्मान है यह देखो किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? जो व्यास सम्मान है यह किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए मिलता है? जल्दी से करना और सबको यहाँ पर बतानी है। तो जो व्यास सम्मान है यह देखो मिलता है साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन बी। ठीक है, हो गया सबका यहाँ तक। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है, यह देखो आपको दिया गया है, अगला सवाल मिला हुआ है यहाँ पे देखो कि कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? विच एंजाइम कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू अल्कोहल? जाइमेस, इन्वर्टेस, माल्टेस या फिर डास्टेस? क्या होगा? कौन सा एंजाइम है जो कि ग्लूकोज को अल्कोहल में बदल देता है? वह कौन सा एंजाइम है जो कि देखो ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलता है? तो ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला जो एंजाइम है वह एंजाइम है देखो आपका ऑप्शन ए, जाइमेज। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए, जाइमेज। ग्लूकोज को अल्कोहल में कौन बदलता है? तो वह देखो जाइमेज बदल देता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए। ठीक है, इसी के साथ देखो आपको आज के 50 क्वेश्चन करवा दिए गए, तो सबके अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि 50 में से आप सबने कितने सवालों को सही किया। उसके साथ साथ यदि अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो सबको जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दो। सभी लोग शेयर बटन जरूर प्रेस कर दोगे, एंड जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे। अगर 15 जनवरी को आर्मी परीक्षा निकालना चाहते हो, अगर आपको है कि हमको जो है 15 जनवरी को अग्निवीर आर्मी परीक्षा निकालनी है, 50 में से 45 प्लस सवाल बनाने हैं, तो इन दोनों ई बुक को सभी लोग जरूर खरीद लोगे। दोनों ई बुक, एक है मात्र 85 रुपये का, एक है मात्र 90 रुपये का। अभी आपका 15 जनवरी, अभी 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को जो है देखो ये 50 रुपये वाला ई बुक में से 20 सवाल मैथ और रीजनिंग का आ गया था, तो जल्दी से सभी लोग बाई कर लेंगे जिनको भी मैथ रीजनिंग में दिक्कत होगा। ये जो ई बुक देख रहे हो 90 रुपया वाला, इससे अभी 30 में से जो है 28 सवाल आया था 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को बच्चों के एग्जाम में, तो टोटल 48 सवाल जो है बच्चों का सही हो गया। 50 में से 48 सवाल केवल यही 2 किताब पढ़ के। तो जितने भी लोगों का एग्जाम है 15 जनवरी को और आपको है कि मुझे आर्मी की वर्दी चाहिए, मुझे परीक्षा निकालनी है, तो सभी लोग जितने भी 15 जनवरी वाले हो इस ई बुक को जरूर बाई कर लोगे। ये एक देखो है 50 रुपये का, एक है 90 रुपये का। अलग अलग करोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपये, लेकिन अगर साथ में करोगे तो मात्र
मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं, केवल 150 रुपये में। 175 की जगह केवल आपको 150 रुपये पेमेंट करना है, 150 रुपये 150 रुपीज़, फिर आपको ये ई बुक जो है मिल जाएगा। और बाकी अलग अलग लेना चाहो तो 50 रुपये में आपका 10 मॉडल पेपर इजी लेवल का है, 10 मॉडल पेपर टफ लेवल का है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है, मैथ ये सब सोल्व है। और एक है 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन का, ये मिल रहा है मात्र 90 रुपये में। दोनों करोगे तो मात्र 150 में दोनों मिल जाएगा। खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कर देना है और पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को जो है खरीद सकते हैं। तो सभी 15 जनवरी वाले जरूर खरीद लेंगे।